ये ना, क्योंकि पीडीएफ की पहली स्लाइड में जो बात लिखी है वो सीधे दिमाग पर असर करती है। मतलब उसमें साफ लिखा है कि 1 लाख नई भर्तियों का लक्ष्य है। हाँ ना, वो जो प्रेरणादायक कोट है, नई वैकेंसियों की खुशी में पढ़ना बंद ना करें, ये आपकी अंतिम लड़ाई है। एग्जैक्टली और उसी के नीचे एक और लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, जीतूंगा या हारूंगा नहीं पता, पर लड़ूंगा जरूर। मतलब ये जो माइंडसेट है ना, यही असली गेम चेंजर है। एकदम सही बात है। भाषा की बिल्कुल बुनियादी इकाई से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। हाँ, तो स्लाइड 3 और 4 पर चलते हैं। पहला ही प्रश्न जो बहुत बार कंफ्यूज करता है वो है, भाषा की मूल या सबसे छोटी इकाई क्या है? और इसका सही उत्तर है ध्वनि या वर्ण। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम मौखिक रूप से बात करें यानी बोलने की, तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन जब हम उसी को लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। जैसे अगर मैं सिर्फ क बोलूं, जिसमें हलंत लगा हो। हाँ बिल्कुल, तो वो वर्ण है। लेकिन अगर उसमें अ स्वर जुड़ जाए तो वो पूरा क अक्षर बन जाता है। ओह, मतलब ध्वनि हवा में है और वर्ण कागज पर। समझ गई। इसी से जुड़ा प्रश्न 2 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वो होते हैं जो न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इसका उत्तर है अंग और अह। जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। एकदम सही। और अगर मूल स्वरों की बात आए ना, तो वो सिर्फ 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। बाकी जो ए, ऐ, ओ, औ हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। अच्छा, तो ये जो संयुक्त स्वर हैं, ए और ए, अगर प्रश्न 3 की बात करें, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। और इसे याद रखने की एक ट्रिक बहुत मजेदार है। अरे वाह, ट्रिक क्या है वो? देखिए, ए बनता है अ और ई के मिलने से, राइट? अ बोलते समय आवाज कंठ से आती है, जिसे हम कबूतर ट्रिक कहते हैं, क्योंकि क वर्ग कंठ से बोला जाता है। हाँ। और ई बोलते समय जीभ तालू को छूती है, जो कि चम्मच ट्रिक है, क्योंकि च वर्ग तालू से है। तो कंठ और तालू मिलके बन गए कंठ तालु। क्या बात है, ये तो बहुत लॉजिकल है। अच्छा, प्रश्न 4 पर आती हूँ। ये अपभ्रंश वाला सवाल बहुत टफ लगता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सीधा उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बीच कोई आसान, मतलब याद रखने योग्य अंतर है जो परीक्षा में तुरंत काम आए? बिल्कुल है। इसे आप पूरे संस्कृत भाषा के ट्री से समझ सकते हैं। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पेशाची ये मुख्य शाखाएं हैं। जो शौरसेनी है वो शूरसेन जनपद यानी मथुरा के आसपास से जुड़ी है। तो पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, और ब्रज भाषा, वो सब शौरसेनी से निकली हैं। में है, इसलिए वो पश्चिमी हिंदी और शौरसेनी का हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो जब वर्णों का सही उच्चारण समझ आ गया है, तो अब देखते हैं कि ये वर्ण मिलकर शब्द कैसे बनाते हैं। तो अब चलते हैं स्लाइड 5 पर, व्याकरण के नियमों की तरफ। प्रश्न 5 है संधि का। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका उत्तर है उत प्लस श्वास, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन इसमें तो च और छ आ रहा है ना शब्द में, तो फिर विच्छेद में त और श कैसे? यही तो ट्रिक है। एक नियम है कि जब भी हलंत वाले त के बाद श आता है, तो आधा च उस त की जगह ले लेता है और श बदल जाता है छ में। अरे बाप रे, मतलब आधा च त बन गया और छ श बन गया। बिल्कुल, त और श मिलकर छ छ बन जाते हैं। ये तो दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न 6 संज्ञा से है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? और उत्तर में भलाई दिया है। हाँ, क्योंकि बाकी जो विकल्प हैं, जैसे कमाना, लड़ना और पढ़ना, ये सब साफ तौर पर क्रियाएं हैं। इनसे कमाई, लड़ाई, पढ़ाई बनती है। लेकिन भरना कोई क्रिया नहीं होती हिंदी में। भलाई शब्द भला से बना है, जो कि एक विशेषण है। बहुत ही माइन्यूट अंतर है। ऐसे ही बहुवचन वाले प्रश्न 7 में भी एक छोटी सी बात है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? और उत्तर है रीतियां, जिसमें त पर बड़ी की मात्रा है। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। सही वर्तनी रीतियां होती है, जिसमें त पर छोटी ई की मात्रा आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम बहुवचन बोलते हैं ना, तो शब्द के अंत में जो छोटी ई की मात्रा होती है वो तेजी से बोली जाती है। तो बड़ी ई हमेशा छोटी ई में बदल जाती है बहुवचन बनाते समय। लॉजिक है इसमें भी। तो चलिए, शब्द निर्माण तो हो गया।
अब वाक्यों में इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है वो समझते हैं स्लाइड 6 से। बिल्कुल, कारक और समास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। इस वाक्य में परसर्ग क्या है? परसर्ग यानी कारक, इसमें करण कारक है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि करण कारक एक टूल या साधन की तरह है, जैसे पेचकस एक टूल है, और जो अपादान कारक होता है वो किसी ब्रेकअप या अलगाव की तरह है। अरे वाह, क्या सॉलिड एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल यही है। करण यानी टूल जिससे काम हो रहा है, और अपादान मतलब ब्रेकअप, जहां चीजें अलग हो रही हैं। अब प्रश्न 9 है, मतैक्य में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है वृद्धि संधि, और इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। मात्राओं वाली ट्रिक ना? हाँ, अगर शब्द के ऊपर एक मात्रा है, जैसे ए या ओ, तो वो गुण संधि है, और अगर दो मात्राएं हैं, जैसे ए या ओ, तो मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई, तो वो वृद्धि संधि है। ये तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न 10, गौशाला में कौन सा समास है? ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह गाय की शाला नहीं होगा? नहीं, यही लोग गलती करते हैं। इसका सही विग्रह है गाय के लिए शाला, और जहां भी के लिए आता है वहां संप्रदान कारक होता है। अच्छा, तो अब व्याकरण की इन बारीकियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हिंदी साहित्य के गौरवशाली इतिहास पर नजर डालते हैं। स्लाइड 7 और 12। हाँ, पीडीएफ में ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक बहुत ही शानदार चार्ट या सिंथेसिस मैट्रिक्स दिया गया है। बिल्कुल, तो चार्ट के हिसाब से इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और ये कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी को 2013 में शामिल किया गया था। और जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना, वो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। तो अगर हम हिंदी की टाइमलाइन देखें तो हिंदी के लिए पहला पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला था। अरे हाँ, यही तो स्लाइड 12 का प्रश्न 24 है कि चिदंबरा से सीधा जुड़ा हुआ सवाल। बिल्कुल, और उसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, 78 में अज्ञे जी को, और 82 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला। तो साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए शब्दों की शुद्धता और विलोम का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं स्लाइड 8 पर। वर्तनी वाले सवाल तो हमेशा ही फंसाते हैं। हाँ, जैसे प्रश्न 11 है शुद्ध वर्तनी का, ज्योत्सना। ज्योत्सना लिखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 3 अक्षर आधे होते हैं, आधा ज, आधा त और आधा स। ये तो उज्ज्वल जितना ही ट्रिकी और महत्वपूर्ण है ना? एकदम सही। उज्ज्वल में भी 2 आधे ज होते हैं। अच्छा, प्रश्न 12 है तत्सम तद्भव का। अट्टालिका का तद्भव क्या है? अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी, मतलब समय के साथ भाषा कैसे सरल हो जाती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। और प्रश्न 13, आमिष का विलोम। उत्तर है निरामिष। यहाँ मुझे एक बहुत जरूरी चेतावनी देनी है श्रोताओं को। क्या? विकल्पों में अक्सर सामिश भी दिया होता है और लोग उसे विलोम समझकर टिक कर देते हैं, लेकिन सामिश दरअसल आमिष का ही पर्यायवाची है। दोनों का मतलब है मांस वाला भोजन। तो निरामिष मतलब बिना मांस वाला भोजन। ये तो सच में जाल है। अच्छा, अब वापस व्याकरण पर आते हैं, स्लाइड 9 और 10 पर। वाक्यों की संरचना समझते हैं। ठीक है, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय के भेद। प्रश्न 14 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें 2 चीजें हैं, प्रेरणार्थक और सकर्मक। माँ खुद काम नहीं कर रही हैं, पिताजी से करवा रही हैं, तो प्रेरणार्थक हो गई। और सामान मंगवाया है, इसलिए सकर्मक। बिल्कुल, क्या मंगवाया? सामान, तो सकर्मक। समझ गई। प्रश्न 15, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें कौन सा सर्वनाम है? जैसा और वैसा आपस में संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और प्रश्न 16, मोहन किताब पढ़ता है। ये भी सकर्मक है। वही ट्रिक, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ भौगोलिक और अविकारी शब्द देखते हैं। प्रश्न 17 है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और उत्तर है नमक। हाँ, क्योंकि नमक तो संज्ञा है ना। नमकीन विशेषण हो सकता है, पर नमक नहीं। और प्रश्न 18 में अविकारी या अव्यय के बारे में पूछा है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या कारक के बदलने से नहीं बदलते। प्रश्न 19 बड़ा दिलचस्प है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द। उत्तर है उपत्यका। पीडीएफ में जो पहाड़ का चित्र बना है वो काफी हेल्पफुल है। हाँ, वो विजुअल बहुत शानदार है। जो नीचे की तलहटी या घाटी होती है वो उपत्यका है, और जो पर्वत का ऊपरी समतल भाग होता है उसे आदित्यका कहते हैं। अच्छा,
तो भाषा सिर्फ व्याकरण नहीं है। इसे खूबसूरत बनाते हैं मुहावरे, रचनाएं और अलंकार। स्लाइड 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरे और ट्रिक्स का सेक्शन। प्रश्न 20 है, धीरे धीरे चलना। चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और प्रश्न 21, कोयले की दलाली। इसका सीधा सा अर्थ है बुरे काम का बुरा नतीजा। प्रश्न 22, आधे अधूरे नाटक। इसे याद करने की कोई ट्रिक? इसकी ट्रिक बड़ी मजेदार है। 2 आदमी लगे इसे लिखने में, एक मोहन और एक राकेश, फिर भी नाटक आधा अधूरा ही रह गया, तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। अरे वाह, ये तो नहीं भूलने वाला। अच्छा, प्रश्न 23, परिमल और गीतिका। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ट्रिक ये है, परिमल करने यानी स्नान करने गई सूर्य निकलते ही, तो परिमल से परिमल और सूर्य से सूर्यकांत। क्या बात है। चलिए अब प्रश्न 25 पर आते हैं। अलंकारों की दुनिया में चरण कमल बंदो हरिराई। ये रूपक अलंकार है। इसमें चरणों को सीधे कमल मान लिया गया है, कोई भेद नहीं रखा गया है, तो ये भेद रहित आरोप है। और प्रश्न 26, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल और कलियां तो इंसानों की तरह हंस नहीं सकते ना, तो यहाँ प्रकृति को मानव का रूप दिया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। बिल्कुल सही। तो अब हम हिंदी भाषा की इस गहरी यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। स्लाइड 13 और 14 कुछ तकनीकी नियम और काल देखते हैं। छंद और प्रत्यय। प्रश्न 27 है, कुंडलिया किन 2 छंदों का मेल है? इसकी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। कुंडलिया के लिए अंग्रेजी के अक्षर DR याद रखिए। D से दोहा और R से रोला। अरे DR, ये तो बढ़िया है। और इसी तरह छप्पई छंद के लिए RO याद रखिए। R से रोला और O से उलाला। ये ट्रिक्स तो सच में टाइम बचाएंगी एग्जाम में। प्रश्न 28 है, विलोम का क्षुद्र का विपरीतार्थक। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, तो इसका विपरीतार्थक होगा महान। प्रश्न 29 है, गार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? और उत्तर है स्नानागार। ऐसा क्यों? क्योंकि स्नानागार 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्नान और आगार। आगार मतलब स्थान, तो यहाँ आगार जुड़ा है, गार प्रत्यय नहीं लगा है। ओ, समझ गई। अब प्रश्न 30 देखते हैं, सम उपसर्ग। हाँ, सम उपसर्ग वाले प्रश्नों में जो विकल्प होते हैं जैसे संस्कार, संस्कृत, उन सब में सम ही होता है, क्योंकि ऊपर लगी बिंदी माँ हलंत में बदल जाती है। अच्छा, प्रश्न 31 में कंफ्यूजन वाला जोड़ा है, ग्रह और गृह का अर्थ। जो ग में नीचे आड़ा र लगता है वो ग्रह यानी 9 ग्रहों वाला प्लैनेट है, और जिसमें नीचे घुमावदार री की मात्रा होती है वो गृह यानी घर है। प्रश्न 32, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? और उत्तर है पुष्पधनवा। हाँ, क्योंकि पुष्पधनवा कामदेव का पर्यायवाची है, न कि गंगा का। और काल से जुड़ा प्रश्न 33, आप गाएं तो मैं नाचूं, इसमें कौन सा काल है? ये भविष्य की एक शर्त है, अगर आप गाएंगे तभी मैं नाचूंगा। तो इस कंडीशन वाले काल को हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं। तो इन सभी व्याकरणिक और साहित्यिक अस्त्रों का असली परीक्षण तो गद्यांश को हल करने में ही होता है ना? स्लाइड 15। बिल्कुल। PDF में जो गद्यांश है वो CV रमन जी पर है। इसका सार ये है कि वो दुबले पतले थे पर उनकी बुद्धि प्रखर थी। बिना किसी विदेशी प्रमाण पत्र के उन्हें नियुक्ति मिली और बाद में रमन प्रभाव के लिए नोबेल मिला। हाँ, और इसी पर प्रश्न 34, 35 और 26 हैं। जैसे उन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया? तो उत्तर है प्राध्यापक। वो किसके धनी थे? प्रखर बुद्धि के। और शोध का अर्थ क्या है? अनुसंधान। ये गद्यांश वाले प्रश्न तो सीधे नंबर दिलाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न 37, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ये किसकी रचना है? आपको इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताना है। और अंकित सर के जो एक्शन आइटम्स हैं उन्हें भूलना नहीं है। 37 में से आपका जो भी स्कोर आ रहा है वो भी कमेंट करें। OMR शीट का प्रिंट लेकर उस पर प्रैक्टिस करें और जो भी कमजोर चैप्टर्स हैं उनकी पहचान करके उन पर काम करें। तो ये था हमारा आज का पूरा विश्लेषण। जाने से पहले मैं एक विचारणीय बिंदु रखना चाहूंगा। देखिए, जानकारी को रटना एक बात है, लेकिन परीक्षा के उस दबाव में इन ट्रिक्स और नियमों को तुरंत याद कर पाना असली कौशल है। जरा सोचिए, क्या आपका दिमाग एक व्यवस्थित शब्दकोश की तरह काम कर रहा है या सिर्फ जानकारियों का एक ढेर है?
अभ्यासी इस अंतर को तय करेगा। जय हिंद, जय भारत।